पहाड़ों में खामोशी की अपनी एक अलग ही आवाज होती है। 13 अक्टूबर 1948 को 2 बार घायल हो चुके एक व्यक्ति ने अपनी चौकी छोड़ने से इनकार कर दिया। दुश्मन 8 बार आया, 8 बार उसने उन्हें खदेड़ दिया। हवा दे रोने विच दुश्मन दिलकार सी, बिजली दे शहर विच मौत दी रफ्तार सी। तोपां दी गुंज सी, धरती भी कंबदी सी, हर एक रूह उस वेले मौत नू लभदी सी। और आज हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी सुनना में है। हम उस टैक्टिक्स और मैकेनिक्स को समझेंगे कि कैसे 1st बटालियन सिख रेजिमेंट के लैंस नायक करम सिंह, जिनका आर्मी नंबर 22356 था, उन्होंने रिचमार गाली में उस नामुमकिन स्थिति को पलट दिया। तो उस 8वें हमले तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन परिस्थितियों को समझना होगा जिसने करम सिंह को इस हद तक आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उनकी शुरुआती जिंदगी और सेना में आने का सफर वही उनकी नींव थी। बिल्कुल। उनका जन्म 15 सितंबर 1915 को पंजाब के बरनाला में हुआ था। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनकी उम्र है। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने 1941 में सेना ज्वाइन की तब उनकी उम्र 26 साल थी। 26 साल? आमतौर पर तो सैनिक 18 या 19 साल में भर्ती हो जाते हैं। वही तो, 26 साल का व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ज्यादा मैच्योर होता है। और 1941 में ज्वाइन करने का मतलब था कि ट्रेनिंग के तुरंत बाद उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 की आग में उतरना पड़ा। मतलब सीधे जंग के मैदान में उन्हें एलाइड फोर्सेस की तरफ से बर्मा के घने जंगलों में भेज दिया गया था। और बर्मा का टेरेन कोई आम मैदान नहीं था। अरे वहाँ दुश्मन सिर्फ सामने से गोली थोड़ी चला रहा था, वहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन तो वो जंगल खुद था। दलदल, भयानक उमस, लगातार बारिश और मलेरिया जैसे संक्रमण अलग से। जंगल वॉरफेयर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहाँ विजिबिलिटी बहुत कम होती है। दुश्मन किसी भी पेड़ के पीछे हो सकता है। और ऐसे माहौल में अपनी टुकड़ी के साथ संपर्क बनाए रखना कितना मुश्किल होता होगा। सप्लाई लाइन्स अक्सर टूट जाती होंगी। सही बात है। वहाँ एक सैनिक को कई दिनों तक बिना किसी नए आदेश के अकेले अपने दम पर फैसले लेने पड़ते थे। तो एक तरह से बर्मा के जंगलों में जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो एक अग्नि परीक्षा थी, जिसने उन्हें 1948 के कश्मीर संकट के लिए पहले से तैयार कर दिया। एग्जैक्टली। जब कोई लगातार ऐसी परिस्थितियों में लड़ता है तो उसका दिमाग पैनिक करना बंद कर देता है। वो अकेलेपन और कम संसाधनों को नॉर्मल मान लेता है। और इसी ठंडे दिमाग से फैसले लेने की वजह से ही उन्हें 14 मार्च 1944 को ब्रिटिश क्राउन ने मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया था, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स में से एक था। फिर इसके 3 साल बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने जिन 5 जवानों को देश का पहला झंडा फहराने चुना, उनमें करम सिंह भी थे। ये बहुत बड़ी बात है ना? मतलब ये एक सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगता है। देश ने पूरी तरह आजादी की सांस भी नहीं ली थी और वो पहले ही किसी दूसरे देश के जंगलों में अपना खून बहा चुके थे। उनका देश प्रेम आजादी के जश्न के बाद नहीं जागा था। सोचें कि दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी है, खून बह रहा है और रेडियो पूरी तरह से डेड हो चुका है। बाहरी दुनिया से संपर्क बिल्कुल टूट गया। बिल्कुल। सामने दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी है और वो 8वीं बार हमला कर रही है, एक के बाद एक हमले। ऐसे में तो आम लॉजिक या मेडिकल साइंस यही कहता है कि सरेंडर कर देना चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए, है ना? लेकिन एक शख्स अपनी टूटी हुए ट्रेंच से बाहर निकलता है, अपने घायल हाथों से राइफल और बायोनेट उठाता है, संगीन जिसे हम कहते हैं। हाँ, संगीन उठाता और सीधा दुश्मन की तरफ दौड़ पड़ता है। और उनका ये ठहराव अगले ही साल काम आने वाला था, क्योंकि आजादी का जश्न जल्द ही एक नए संकट में बदल गया। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 23 मई 1948 को इंडियन आर्मी ने कुपवाड़ा सेक्टर में तितवाल पर कब्जा कर लिया था। तितवाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बहुत अहम बेस बन चुका था, जहां हमारी पकड़ मजबूत थी। इसलिए अक्टूबर 1948 में दुश्मन ने एक भयानक रणनीति अपनाई। उन्होंने पूरी की पूरी एक ब्रिगेड भेज दी
हजारों आर्म फाइटर्स और हैवी आर्टिलरी। और उनका टारगेट टिथवाल नहीं था, वो उसको बाईपास करके एक छोटी सी रिज यानी रिचमार गली पर कब्जा करना चाहते थे। यहीं पर भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। मैं वही सोच रही थी, मतलब एक पूरी ब्रिगेड जिसमें तोपखाने हैं, उसे सिर्फ एक आम सी गली के लिए क्यों भेज दिया? श्रीनगर जाने के और भी तो रास्ते होंगे पहाड़ों में, एक छोटी सी पहाड़ी की ऐसी क्या अहमियत थी? देखिए, पहाड़ों का युद्ध मैदानी जंग से अलग होता है। वहाँ ट्रेरेन एक फनल या आवर ग्लास की तरह काम करता है। अच्छा। रिचमार गली उस आवर ग्लास का बिल्कुल नैरो मिडिल पॉइंट था। आपके पास चाहे 10,000 सैनिक हो, आपको उस पतले रास्ते से ही निकलना पड़ेगा। तो अगर वो टिथवाल पर डायरेक्ट हमला करते तो उन्हें भारी नुकसान होता, इसलिए उन्होंने ये बैकडोर एंट्री चुनी। बिल्कुल। अगर रिचमार गली दुश्मन के हाथ लग जाती तो नाश्ताचूर पास होते हुए सीधे श्रीनगर वैली का रास्ता खुल जाता, फिर उन्हें रोकना नामुमकिन था। रिचमार गली आखिरी दरवाजा था जिसे किसी भी कीमत पर बंद रखना था, और इसी वजह से 13 अक्टूबर 1948 को जो हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, एक पूरी घेराबंदी थी। उस दिन ईद उल अजहा थी। त्योहार का दिन उन्होंने शायद जानबूझकर चुना होगा ताकि अलर्टनेस थोड़ी कम मिले। हाँ, और शुरुआत ऐसी आर्टिलरी फायर से हुई कि पहाड़ हिल गए। तोपों के गोले लगातार गिरे। एक तोप का गोला जब पहाड़ पर गिरता है तो वो अपने साथ पत्थर और मिट्टी को श्रैपनल यानी जानलेवा टुकड़ों में बदल देता है। इसका असर ये हुआ कि प्लेटून का एक भी बंकर नहीं बचा, सब मिट्टी में मिल गया। बंकर्स के साथ साथ कम्युनिकेशन ट्रेंचेस भी ब्लॉक हो गई, मतलब लैटरल मूवमेंट खत्म, सैनिक अपनी जगह फंस गए। और सबसे बड़ा झटका था रेडियो का डेड होना। कॉम्बैट में रेडियो खत्म होना एक सेंसरी डेप्रिवेशन जैसा है। आपका अपने हेडक्वार्टर्स से संपर्क टूट गया, कोई और सेना मदद के लिए नहीं आ सकती। ऐसे धुआं और तबाही के माहौल में तो भगदड़ मच जाती है। पर यहीं पर करम सिंह का वर्ल्ड वॉर 2 का अनुभव काम आया। बिना किसी ऑर्डर के उन्होंने कमांड अपने हाथ में ले ली। जब ऊपर से ऑर्डर ना आए तो असली लीडर खुद आगे आता है। उन्होंने उस भारी गोलाबारी में एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच तक भागना शुरू किया। जहां लोग छुप रहे थे वो ओपन ग्राउंड पर भाग रहे थे, घायलों की मदद कर रहे थे और जवानों को इकट्ठा कर रहे थे। और सामने दुश्मन की संख्या 10 गुना ज्यादा थी। पहला हमला हुआ, उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 5वें हमले तक स्थिति पूरी तरह क्रिटिकल हो चुकी थी। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि इस हमले में करम सिंह खुद बुरी तरह घायल हो गए। उनके दोनों हाथों में सीरियस चोट लगी, खून बह रहा था। आम कॉम्बैट गाइडलाइंस तो यही कहती हैं कि दोनों हाथ घायल हों तो पीछे हट जाओ, मेडिक के पास जाओ। पर साइटेशन कहता है कि उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजी का पॉइंट है। करम सिंह जानते थे कि बाकी टुकड़ी उन्हें देखकर हिम्मत जुटाए हुए है। अगर लीडर ही पीछे हट गया तो पूरी प्लेटून का हौसला 1 सेकंड में टूट जाएगा। वही बात है, उन्होंने घायल होने के बावजूद अपने 2 और साथियों को सेफ जगह छोड़ा और खुद लौटकर फ्रंट लाइन पर आकर दोबारा पोजीशन ले ली। ये एक टूटते हुए बांध जैसा है, जहां पानी का दबाव बढ़ रहा है और एक इंसान अकेले दरारों को भर रहा है। उन्होंने छठे और 7वें हमले को भी किसी तरह रोक दिया, लेकिन एमओ कम हो रहा था और थकान चरम पर थी। तब आया 8वां हमला, क्लाइमैक्स। 8वें हमले में दुश्मन प्लेटून की लाइन के अंदर घुस आया, बंकर्स के आसपास पहुंच गया। दुश्मन को लगा अब गेम ओवर है, बचे हुए भारतीय सैनिक सरेंडर कर देंगे। पर करम सिंह, जिनके दोनों हाथ जख्मी थे, अपनी ट्रेंच से बाहर निकल आए। उन्होंने सीधा काउंटर अटैक किया। साइटेशन में लिखा है डिस्पैच्ड बाय द बेयनेट, यानी संगीन द्वारा मारे गए। दुश्मन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पीछे हटना पड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा। पर एक लॉजिक का सवाल यहाँ उठता है। संगीन एक भारी राइफल के आगे लगी ब्लेड होती है। जब दोनों हाथों में इतनी चोट हो, ग्रिप पूरी तरह जा चुकी हो, तो कोई हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें तो ये नामुमकिन लगता है। 1.8 फुट की राइफल को उन हाथों से कंट्रोल करना मेडिकल लॉजिक के खिलाफ है, बिल्कुल। पर हमें यहाँ एड्रेनालिन को समझना होगा। डू और डाई स्थिति में शरीर मैसिव अमाउंट में एड्रेनालिन रिलीज करता है। ये पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और खून का बहना भी कुछ वक्त के लिए कम हो जाता होगा। हाँ, और बेनेट चलाना सिर्फ हाथों की ताकत नहीं है, ये एक फुल बॉडी काइनेटिक चेन है। पैरों से पुश होता है और बॉडी वेट कोर के जरिए राइफल में जाता है। करम सिंह अपने मोमेंटम और बॉडी वेट पर रिलाई कर रहे थे। और उसके साथ साथ शॉक वैल्यू। दुश्मन को उम्मीद रही होगी कि 8 हमलों के बाद अब तो ये लोग टूट चुके होंगे। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दुश्मन सरेंडर एक्सपेक्ट कर रहा था, पर जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति
खून से लथपथ होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर संगीन लेकर दौड़ रहा है। तो उनके दिमाग में एक मोमेंट्री पैरालिसिस आ गया होगा, शॉक एंड ऑ। वो मनोवैज्ञानिक तौर पर टूट गए। ये करम सिंह के शरीर की नहीं, उनकी आत्मा और जज्बे की ताकत थी, बिल्कुल, जिसने उस आखिरी हमले की रीढ़ तोड़ दी। और रिचमर गली का पहाड़ हमारे पास सुरक्षित रहा। उस एक बायोनेट चार्ज ने शायद श्रीनगर की तकदीर बदल दी। वही दिन था जिसने करम सिंह को एक लेजेंड बना दिया। युद्ध के बाद 21 जून 1950 को उन्हें सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र दिया गया, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों। और उनके नाम पर कई यूनिक रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। वो रिकॉर्ड्स उनकी विशिष्टता बताते हैं। पहली बात, वो पहले नॉन पॉस्चुमस पीबीसी विजेता थे, यानी जीते जी ये सम्मान पाने वाले पहले सैनिक। क्योंकि ऐसे लेवल का साहस दिखाने पर आमतौर पर सैनिक जिंदा नहीं बचता। सही कहा। दूसरी बात, वो पहले सिख पीबीसी विजेता थे। और तीसरी, वो इकलौते ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार और भारतीय सरकार दोनों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। दोनों आलम में सबसे महान सम्मान। देश ने उन्हें याद भी रखा। 1984 में एक क्रूड ऑयल टैंकर का नाम उनके सम्मान में MT लैंस नाइक करम सिंह PVC रखा गया। उन्होंने ऑनररी कैप्टन के पद तक नौकरी की और सितंबर 1969 में रिटायर हुए। पर रिटायर होने के बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने 24 साल तक एकदम खामोशी और सादगी से अपने गांव में जीवन बिताया। जिस इंसान ने इतिहास मोड़ दिया, उसने बिना किसी हंगामे के एक आम जिंदगी गुजारी। और 20 जून 1993 को 77 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपना रिटायरमेंट इतनी शांति में क्यों बिताया होगा? देखिए, कॉम्बैट वेटरन्स अपने ट्रॉमा और अपनी वीरता को कंपार्टमेंटलाइज करना सीख जाते हैं। रिचमर गली में उन्होंने जो किया वो उनके लिए उनका फर्ज था। एक बार फर्ज पूरा हो गया तो इसका डिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं थी उन्हें। जो लोग हिंसा को इतने करीब से देख लेते हैं, उन्हें अमन का मोल सबसे ज्यादा पता होता है। उनका शांत जीवन उनके अंदर के ठहराव को दिखाता है। क्या बात है। आज इन स्रोतों को पढ़ते हुए हमने देखा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब सिर्फ इंसान का इरादा काम आता है। एक टूटी हुई ट्रेंच, डेड रेडियो, हजारों दुश्मन और एक अकेला सैनिक। ये कहानी सच में हमारी रोजमर्रा की छोटी परेशानियों को एक अलग पर्सपेक्टिव देती है। आज की इस चर्चा के आखिर में एक सवाल मन में आता है। आज जहां लोग अपनी छोटी सी जीत को आवाज देकर दुनिया को सुनाना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं जिसने 2 अलग साम्राज्यों में सबसे बड़े सम्मान जीते और फिर खामोशी से बैठ गया? क्या ऐसी शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता? इस सवाल और रिचमर गली की उन गूंजती चोटियों की याद के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं।